बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के हुनार पत्रकार, आप कह सकते हैं मरियम नवाज़। आप इन्हें सुनते भी, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और इनके ट्वीट भी आप देखते रहते हैं। और 24 से 26 नवंबर के बीच में जो कुछ हुआ था, बड़ी जानदार रिपोर्टिंग की थी मरियम नवाज़ ने उस पर। मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम मुकदमात लगे हुए थे और वो मुकदमात थे उस बेंच के सामने। मैं ये बता दूं कि जिसके सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो हाथ खड़ा करके जिन्होंने कहा था कि मैं अपना वोट खुद को देता हूं, मुझे सरबराह बनाया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से बहुत अहम केसेस थे। एक तो 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त थी, उसकी समाअत हुई। फिर 9 मई के हवाले से समाअत हुई। फिर एक 25 मई था वो लॉन्ग मार्च का तौहीन अदालत वाला केस 2022, जिसमें तौहीन अदालत केस उसकी समाअत हुई। फिर असगर खान केस की समाअत हुई। रिपोर्ट तलब की गई जी कि सासादारों का बताया जाए कि सासादारों की मदाखलत है या नहीं है। वो रिपोर्ट तलब करता है आईनी बेंच, और फिर आईनी बेंच के सरबराह तौहीन अदालत में कहते हैं जी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल को कि इस तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब को आपने अदालत में पेश करना है। आप हुकूमत से पूछकर हमें बताएं कि कोई मसला है या नहीं है। कमाल है, आप जज है। क्या हुआ मरियम आज इमरान खान से मुतालिक 3 अहम मुकदमा थे। एक तो 9 मई का मुकदमा था, उसके अलावा उनको जेल से ट्रांसफर करने का मुकदमा था, और तीसरा ये मुकदमा था जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का है। इसका थोड़ा सा बिशारत राजा साहब बैकग्राउंड देखना जरूरी है। इमरान खान की हुकूमत जाती है अप्रैल 2022 में। उसके बाद वो एक आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं और उसकी सरबराही खुद कर रहे पेशावर से जब चले थे जी बिल्कुल, और उसकी सरबराही वो कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा आता है उनका लॉन्ग मार्च रुकवाने का। और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो 5 रुकनी बेंच बनाते हैं जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी भी शामिल होते हैं। वो बेंच ये कहता है कि डी चौक ना आया जाए, ऐसा करे इंतजामिया कि उनको कोई मुनासिब जगह दे दे, जैसे H9 वाला एक ग्राउंड है, और वो वहां पर रुक जाए। लेकिन इमरान खान के कारकुनान पहुंच जाते हैं डी चौक, मार्च कहीं ना कहीं डी चौक के करीब, इसी तरह जैसे इस मरतबा हुआ था पहुंच जाता है। लेकिन तब हालात कुछ 5 अक्टूबर को भी पहुंचे थे वो। बिल्कुल, अब हालात मुख्तलिफ है, तब मुख्तलिफ थे। तो वो पहुंचते हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आती है और कहा जाता है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उनके कारकुनान डी चौक पहुंचे। तो तब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अच्छा ठीक है, हम पहले सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जजेस उस बेंच में जो शामिल थे, 4 जजेस, वो कहते हैं कि हम खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं कि क्या इमरान खान वाकई ही डी चौक पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या इमरान खान को ऑर्डर से मुतालिक मालूम था या नहीं था। लेकिन उसी बेंच के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान के बारे में ऑर्डर हो गया था, उन्होंने तौहीन अदालत की है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज जब मुकदमे की समाअत होती है तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं ये कार्रवाई, तो हुकूमत के जानिब से जो संजीदा है या नहीं है, बिल्कुल संजीदा है या नहीं, तो वो बताते हैं कि हम बड़ी संजीदगी से इस मुकदमे को लेकर चलेंगे। लेकिन उनकी संजीदगी से गैर संजीदगी के बीच में सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की एक हिंट सामने आ गई कि भाई अगर तुम लोग इतने संजीदा हो तो फिर इमरान खान को लेकर आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस बारे में जरा सोच लो। और फिर वो सोचने का वक्त दिया जाता है, जबकि आपके सामने खड़े एडिशनल अटॉर्नी जनरल जब खुद कह रहे हैं कि वो तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त को चलाना चाहते हैं और वो इमरान खान के खिलाफ बड़ी संजीदगी से इसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि उन्होंने 25 मार्च 2022 को खिलाफ वर्जी की थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। तो फिर तो हुकूमत को चाहिए था यार ठीक है, हम नोटिस जारी करते हैं, आइंदा समाअत पर इमरान खान आकर अपना दिफा कर लें, और उसके बाद काम नुकता उठाया। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत में जो तौहीन अदालत केस में फरीक को अदालत के सामने पेश होना पड़ता है, क्योंकि ये मामला इन दोनों के बीच में होता है, अदालत तो उसके बीच में होता है। और ये भी उन्होंने कहा कि जब तौहीन का जो मामला होता है वो अदालत ने देखना होता है, अदालत को महसूस करना है कि भाई उसकी तौहीन हुई है या नहीं हुई। आप क्यों इस मामले में इतने जज्बाती हो रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने हुकूमत को कहा, वे आउट दिया। और फिर देखे ना, बेंच के सरबराह जब खुद कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि देख लें, अब इमरान खान को फिर लाना पड़ जाना है, फिर आप लोगों के लिए मसाइल हो जाने हैं। इमरान खान के तो झलक नाम चलाना भी मना है, तो जब आपको लाना पड़ जाएगा तो फिर बिल्कुल अब छोड़ो भाई, इस बात से आगे निकलो। और ये कहकर उन्होंने इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया। अच्छा मरियम, ये बताइए, गैर मायने मुद्दत के लिए। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइए कि 9 मई के हवाले से जो इमरान खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात की थी, उस पर एतराज़ात थे, वो काला दम हुए अदालत ने और नंबर लगाने का कहा गया है। उसमें अहमद खान साहब ने 9 मई के हवाले से बड़े अहम सवालात उठाए, और पर जस्टिस मसर्रत हलाली ने भी कहा कि अगर कमीशन बनता है तो ये कमीशन ही उसको फिक्स करने का जिम्मेदार होगा। आप क्या समझती हैं कि ये उस मामला उस तरफ जाएगा, कमीशन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा?
देखिए विशाल राजा साहब, वैसे तो 9 मई से मुतालिक बहुत से इबाहामात हैं। ये बात दुरुस्त है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले हुए, लेकिन वो हमले किस वजह से हुए वो एक अलग कहानी है। फिर उन हमलों में कोई नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या तखमीना है, कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका, ये सारी बहस मुबाहिसा आप, मैं या हमारे रियासती इदारे भी जब तक करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप कोई कंक्रीट उसका इन्वेस्टिगेट करके मामले कोई हकाइक सामने नहीं ले आएंगे। तो अब इस पर बहुत सारे इबाहामात है, कहा जाता है सीसीटीवी नहीं है, फिर एक हुकूमत एक दिन बैठकर 26 नवंबर के दिनों में सीसीटीवी 9 मई की चला देती है बताने के लिए। तो इस किस्म के बहुत से इकदाम हुए, लेकिन आज आईनी बेंच के सामने ये मामला आना और आईनी बेंच का उस पर एतराज़ात हटा देना और आईनी बेंच का इस बात पर कि 9 मई की आड़ में पूरे मुल्क में हामिद खान साहब ने कहा फौज तैनात कर दी गई, फौज ने कंट्रोल संभाला हुआ, और उसमें आईनी बेंच ही के मेंबर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का दिफा में आना कि आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 245 के तहत कोई मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। तो ये इस किस्म की बातों के बाद मैं ये समझती हूँ कि ये तय आईनी बेंच ने नहीं करना कि जुडिशल कमीशन बनना या नहीं बनना। आप सारी चीजों को मिलाकर देखें तो इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, उस मुज़ाकराती कमेटी के जवाब में गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर अकील मलिक जो कि कानूनी मुशीर है वज़ीर आज़म के, उन्होंने बैठ के कहा कि हुकूमत भी अब इस बारे में पीटीआई के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो अब इन सारी बातों के साथ जो पीटीआई के कुछ देखे मुतालबात हैं, उनमें से मेन मुतालबा है 9 मई का। तो 9 मई के अच्छा, रात को बैरिस्टर अकील का आपने जिक्र किया, बैरिस्टर अकील साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनके असीरान है, सियासी असीरान, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए और हमें देनी चाहिए, हम मुज़ाकरात करेंगे, उस पर रखेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है। तो आप बात कर रही थी कि ये मुज़ाकरात के बीच में 9 मई का कमीशन जो बनना है, इस पर क्या आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर आपको पता है कि इससे पहले कमीशन बना था जो माजी के काजी फाइज ईसा साहब ने बनाया था, वो धरना कमीशन फैजाबाद वाला, क्या हुआ था उसका? कमीशन बन जाता है फिर क्या होगा? आज इस बात को पॉइंट आउट जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी किया। उन्होंने कहा है कमीशन तो सिर्फ सिफारिशात देगा ना, जिम्मेदारी का तयन करेगा, फिर भी उसको पूरा करना जो है वो आपका काम होगा। तो बहरहाल इस वक्त जितने टेम्परेचर अप है ना राजा साहब, उनको डाउन करने के लिए अगर हुकूमत की जानिब से कोई रिलैक्सेशन दिखाई जाती है, सियासी टेम्परेचर को बिल्कुल कम करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें अदालत अपना किरदार अदा करी है। लेकिन अदालती किरदार अगर शफाफ होता, अदालती किरदार अगर आज़ादाना होता, अगर अदालती किरदार आज एक आईनी बेंच ना अदा कर रहा होता, कोई असल आज़ाद बेंच कर रहा होता, तो मामलात मुख्तलिफ होते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आईनी बेंच को ये तय करना है और उनको ये हिदायत आ जाए कि भाई हम इमरान खान के साथ नहीं बैठ रहे, अगले हफ्ते किसी को क्या मालूम क्या हो सकता है कि आईनी बेंच इस दरख्वास्त को भी खारिज कर दे। एंड मुमकिन है, क्योंकि जब नजम सेठी जैसे लोग बैठकर खुद टेलीविजन पर ये कह चुके हैं, सीनियर हैं गोके, कि जो आईनी बेंच है ये हुकूमती मंशा के अगेंस्ट नहीं जाएगा, हुकूमत के हक में ही फैसले आएंगे, तो फिर 9 मई पर कमीशन बनाना भी हुकूमत की मर्जी होगी तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर कोई समझ रहा है कि ये पीटीआई के लिए कोई जीत है, तो कम से कम आईनी बेंच से ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल। आईनी बेंच जो है वो, उसमें जितने भी लोग इज्जत काबिल एहतराम है सारे, हम उन्हें इज्जत माब कहते हैं, लेकिन जिस तरह उनकी आईनी बेंच की तश्कील हुई वो सबके सामने है कि कैसे तश्कील हुई। आपने दुरुस्त निशानदेही की कि आज़ादाना जो बेंच होता है, आज़ाद मंच बेंच होता है, वो कोई और उसके रिमास होते हैं, कोई और तरह का वो काम करता है। असगर खान केस जो 88 का था, उस केस की समाअत हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कह रहे हैं जी कि हमें वो रिपोर्ट दी जाए कि उस वक़्त क्या खुफिया एजेंसी की सियासी मुदाखलत हुई थी या नहीं हुई थी, वो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। अब क्या होगा फिर इस पर? देखिए मुझे तो लगता है कि जिस वक्त वो रिपोर्ट तलब कर रहे थे, तब आयरनी कई पर्दों के पीछे बैठकर हंस रही थी कि इनका हाल ये है कि आप उस वक्त के इंतखाबात में सियासतदानों को पैसे दिए जाने, उस वक्त के इंतखाबात के अंदर धांधली को आज बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, और राइट नाउ आप ये नहीं बता रहे कि इन इंतखाबात को जो इस वक्त भी मुल्क में हुए और इस मुल्क के किसी भी इंतखाबात को आज तक शफाफ तस्लीम नहीं किया गया, वो के सियासी इल्जामात और होते हैं, लेकिन जिस मैस लेवल की रिगिंग इस मरतबा हुई, उस पर सवाल उठाने के बजाय, उस पर कोई इकदाम करने के बजाय ये आईनी बेंच बैठकर ये कहे कि 1990 में ये हुआ था, तो 1990 में वो हुआ था, और आईएसआई का कोई सियासी विंग है, आईएसआई का तो सियासी विंग आगे से खड़े एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि देखें आईन और कानून के मुताबिक तो खुफिया एजेंसियों की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो फिर तो आईन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शन भी चोरी नहीं होना चाहिए, आईन और कानून के मुताबिक तो शहरियों को एहतजाज का हक भी होना चाहिए, उन पर गोलियां नहीं बरसनी चाहिए, फिर तो आईन और कानून के मुताबिक तो बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में आईन और कानून कौन सा है जिसको आपने घर की जो है वो अपनी एक बांदी बनाकर रखा हुआ है, जब दिल चाहता है, जिस तरह आपका दिल चाहता है आप उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो वहां पर आज ये सवाल भी हुआ, जैसे जमाल मंदोखिल ने तो थोड़ा मुश्किल में भी डाल दिया
एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये कहकर के फिर आज भी सियासी विंग है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं आपको रिपोर्ट जमा करा दूंगा, पूछ कर रिपोर्ट जमा पूछ कर। करूंगा अभी देखे ना, वैसे वो कहते हैं आईन और कानून के मुताबिक होना तो नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप तस्लीम। और फिर वो कहते हैं कि एक और पॉइंट, वो कहते हैं असगर खान केस पर अमल दरामद हो गया था, तो असगर खान केस में तो कहा गया था कि किसी कोई सियासी विंग नहीं होगा किसी खुफिया एजेंसी में, कोई खुफिया एजेंसी या अफवाज हमारी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगी। तो फिर असगर खान केस को ही आप कहते हैं कि अगर उस पर अमल दरामद हो गया है तो फिर इसका मतलब है कि अब कोई सियासी विंग नहीं है। अगर तो है तो फिर वो पूरी सियासी जमात है, जैसे कहा जाता है मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, या फिर वहां पे बिल्कुल ही कोई मुदाखलत नहीं हो रही। आपको अच्छा मरियम, ये आपको पता है कि ये जो असगर खान केस है ना, इसके जितने भी किरदार थे ना उस वक्त, वो सारे इस दुनिया से चले गए। एक असलम बेग साहब अभी जिंदा है, इसमें यूनुस हबीब साहब जिन्होंने पैसा दिया था, वो बैंक अल हबीब के सरबराह थे उस वक्त। उसके बाद असगर खान थे, वो भी चले गए। अगर वाकई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे पीछे ये अब संग मरपर ये दोबारा खड़ी है, इंसाफ होता है या नहीं होता है वो पाकिस्तान की सारी आवाम जानती है। अगर कुछ करना चाहती है तो फिर जिस तरह लंदन में वो क्रामवेल की बॉडी को अलामती तौर पर निकाला गया था या नहीं निकाला गया था और चौक में लटकाया गया था, तो ये हो सकता है कि अगर सियासी मुदाखलत को ख़त्म किया जाए, खुफिया एजेंसीज की जो आपके सियासत में होती है, तो फिर उस पर कुछ ना कुछ अलामती तो ज़ाहिर होना चाहिए ना। जैसे रिमार्क्स देने से, ऑब्जर्वेशन देने से, रिपोर्ट तलब करने से ऐसा तो नहीं होता। इंतहाई माजरत के साथ शायद राजा साहब, हम बहुत आइडियलिज्म की तरफ जा रहे हैं और आज ये बेंच पे बैठकर बहुत आइडियल किस्म की समातें कर रहा था। जो बेंच ही बाकायदा खुफिया एजेंसियों की पूरी एक रिपोर्ट के नतीजे में बना हो कि भाई ये जज हमें नहीं तंग करेंगे, ये जज है जो हमें मुस्तकबिल में जाके कोई खतरा नहीं होगा, मतलब जो वो कहेंगे तो वो जब वहां से सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, वो ही बेंच बैठकर ये बात कर रहा हो कि सियासी मुदाखलत है या नहीं। मुझे लगता है, मैं आपको कह रही हूँ, आयरनी कहीं आज अदालत में बहुत हंसी होगी चुपके कि भाई ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त की सारी चीजों के हवाले से बात करें, आज चलता हुआ उससे भी डबल निजाम। तब तो पैसे लिए थे ना, आज क्या हुआ? पैसा तो चला होगा तो चला होगा। इख्तियार के लिए जो कुछ आप लोगों ने किया, जिस तरह से एक शख्स को लंदन से उठाकर पाकिस्तान लाया गया, फिर उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं मिली, फिर वो भी आगे से इस तरह भिखारी मेजॉरिटी क्या, आप 16-17 सीटें, 16-17 सीटें वो डकैती के मंडेट पर खड़े होकर जनाब जाली मंसूर अलाज और जाली मार्टिन लूथर किंग और जाली मंडेला साहब ने स्पीच की जी, विक्ट्री स्पीच की। अच्छा वो स्पीच मरियम आप देखें ना, आज भी इंसान जब फाते होता है ना, उसके जो अल्फाज होते हैं, जो वो बात कर रहा था, उसके चेहरे पर लिखा होता है, अल्फाज भी नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। लेकिन वो जिस तरह जबरदस्ती कराई गई, देखें इलेक्शन की रात जो कुछ हुआ, हो सकता है कि अभी इलेक्शंस को 1 साल मुकम्मल होने वाला है, उसके बाद कोई हिम्मत करके वो सब बताएगा, कोई इक्तदार में बैठा शख्स, कोई ताकत का महवर शख्स, लेकिन फिलहाल नहीं बता रहे। और उसकी बहुत सारी वजूहात है। इस सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने हम खड़े हैं, इसके अंदर भी बहुत कुछ चला है और यहाँ पर बैठे कुछ किरदार भी बहुत सारे वाकयात के शाहिद हैं। मगर वक्त आने पर अभी जो निजाम चल रहा है, उस निजाम में जो भी शख्स बोलता है, उसके साथ जो किया जाता है, वो आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है। हमने ज़िया का मार्शल लॉ इस मुल्क ने गुजारा, इस मुल्क ने अयूब का मार्शल लॉ गुजारा, इस मुल्क ने मुशर्रफ का मार्शल लॉ गुजारा। ये मुल्क ये निज़ाम भी चला जाएगा, लेकिन इस मुल्क का जिगरा बहुत बड़ा है, लेकिन देखना है कि कितना डैमेज फिर होगा और उस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और ये वो सारे किरदार जो आज बहुत जमहूरियत खेल कर उसकी आड़ में एक तरह से जो चलती हुई अनअनाउंस किस्म की, मैं तो कहूँगी डिक्टेटरशिप है, उसके हर वक्त तावीलें पेश करते हैं। ये बदतरीन निजाम है जो खड़ा है आपका, जी आप मुल्क के अंदर बोल भी नहीं सकते। देखिए मुझे अब एक ही तरीका रह गया है कि आप अपना मुल्क, अपना मुंह जाकर खोले ना, तो सिर्फ दांतों के डॉक्टर के पास जाकर खोलेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया हुआ था और बड़ा अच्छा, बाकी तो आप मुंह कुछ कह भी नहीं सकते ना। देखिए शाह साहब, आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 26 नवंबर को रिपोर्ट करने के बाद अभी तक क्या कुछ नहीं सुन रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा किस तरह से नहीं देख रहे हैं सब कुछ, और कैसे कितने सहाफी हैं जिनको छुप कर बैठना पड़ा है, कितनों के घरों पर रेड्स हो रही है, कितने हैं जो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते कि भाई बात की तो मजीद खतरात। मैंने आपको बताया था कि मेरी भतीजी की शादी थी और मैं ज़ाहिर फैमिली फंक्शन था, तो वो होता है ना आपका, वो सोफा लगा होता है, फ्रेश फूल शूल लगे होते हैं, मैं वहाँ बैठने ही वाला था तो मुझे इस्लामाबाद से कॉल गई। उन्होंने कहा जी कि ये स्क्रीन शॉट आपके आए हैं और ये वीडियो और ये लगी। मैंने कहा सर कि मैं इस वक्त फैमिली फंक्शन में मसरूफ़ हूँ, मैं वापस इस्लामाबाद आऊँगा तो फिर मैं आपका सामना करूँगा, मैं आप मुझे बताना, मैं फिर आपको बताऊँगा।
तो इस मुल्क की जो सिस्टम है ना, ये आप बोल भी नहीं सकते, आप लिख भी नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें बोलना चाहिए। हम मैं तो नहीं रुकूंगा ना, देखिए सीधी सी जो बात है, हकायक है वो हमें बयान करने सीधी चाहिए। सी बात ये है चाचा साहब के बहुत से लोग समझते हैं कि हम अदालतों को रिपोर्ट करते हैं, लोग कहते हैं आप अदालतों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, हम FCR के फोरम पे भी मुतअद्दिद बार ये बात लोगों को समझा चुके हैं कि भाई जिस अदालत के सामने हम अंदर खड़े हैं ना, इस अदालत के अंदर भी कुछ किरदार मौजूद है जो निज़ाम के खिलाफ एक इख्तलाफी आवाज़ रखते हैं, और इन्हीं इख्तलाफी आवाज़ों की वजह से हमेशा जो जबर के निज़ाम ख़त्म हुआ करते हैं। तो उनको जिंदा भी रहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको रिपोर्ट भी करना चाहिए। और अगर हम आज नहीं बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या है, तो ना आपको आगाही होगी, ना हमें पता होगा। लेकिन तारीख में हमें हम मतलब किस तरह याद रखे जाएंगे? हम तो अगर हकायक बयान करेंगे, सच लोगों को बताएंगे, तो तारीख में हम अच्छे अल्फाज में याद रखे जाएंगे। हकायक बताएंगे नहीं तो हम सीख के आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए ये सब कुछ जरूरी है। खैर है, मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। अच्छा मरियम, एक और दरख्वास्त थी जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की मुंतकिली के हवाले थी, उसमें भी 20,000 रुपये जुर्माना किया खान साहब को। देखिए 20,000 जुर्माना तो अब आईनी बेंच ने तो काफ़ी कम इसकी लिमिट कर दी है। बहरहाल जुर्माना हुआ। मैं भी समझती हूँ कि वो दरख्वास्त इसलिए भी आज इतनी कोई जायज़ दरख्वास्त नहीं थी क्योंकि वो एक आम शहरी की तरफ से है, और आम शहरी को तो अपना पहले हक दावा साबित करना होता है। तो वो तो हक दावा साबित करना मुश्किल है ना, उनकी फैमिली नहीं बोल रही, उनके वकला नहीं बोल रहे, अडयाला जेल में इमरान खान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें फिर वो तो किताबें मांग रहा है इमरान खान की, मुझे किताबें दीजिए, मैं किताबें पढ़ूंगा। बिल्कुल, वो अंदर उनसे जो भी मिलके आता है। शाहद राजा साहब उसका यही कहना है कि वो इतने रिलैक्स हैं कि आप परेशान हो जाते हो कि यार ये शख्स इतने अरसे से जेल में बैठा है। तो बात ये है कि वो उनको ट्रांसफर करने से मुतालिक थी। दुरुस्त बात है, उनकी फैमिली को उसके मुतालिक आवाज उठानी है, जैसे जमाल बंदूकी ने दुरुस्त बिल्कुल निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त की। और फिर दरख्वास्त गुजार पर 20,000 जुर्माना किया गया। गो के 20,000 जुर्माना तो गुज़िश्ता रोज जवाद ख्वाजा साहब पे भी किया गया था जब वो फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमे को मौखर करने का कह रहे थे, लेकिन आज फिर बगैर पैसों के ख्वाजा हारिस साहब की दरख्वास्त पर मुकदमा मौखर हो गया। तो यहाँ बहुत सारे वाला जो कि वो व्यवहार है जी, उनके मैदे में तकलीफ है और बहरहाल मौखर तो हुआ ना। अच्छा तो हुआ, आज तो मौखर हो गया। मुझे ये बताएं, कल की जो समाअत थी, आपको क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, आपकी रीडिंग क्या है कि मामला, मेरी जो मैं अपनी पहले बता दूं ना, मेरी जो रीडिंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि शायद जस्टिस इजाजुल हसन वाला जो फैसला है वो बहाल रहे। देखिए शाहद राजा साहब, इन जजेस को बहुत कुछ सोचना है। इन जजेस के लिए ये फैसला दे देना, और मैं एक जज को बगैर नाम लिए कोट करके बता रही हूँ, इन्हीं में शामिल है, वो इस बात से बाकायदा खौफजदा है कि इन एनी केस ये मुकदमा बहुत सारे असरात रखेगा। तो ये डिसाइड कर लेना कि फौजी अदालतें होनी चाहिए, इन सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन नहीं होगा। लीगली तो ये होना चाहिए कि अगर इस बेंच को लगता है कि आर्मी एक्ट की वो शिकें बहाल होनी चाहिए, वो कि उस पर इमरान खान की साइड से भी या जो PTI से ताल्लुक रखने वाले वकला हैं वो भी कहते हैं कि यार कर दो शिके बहाल, मगर जो शहरी हैं उनको आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं कर सकते, वो दहशतगर्दों के लिए शिके हैं। तो अब ये सिचुएशन है कि आपने अगर तो उस फैसले को बरकरार रखना है, 2D और 1D सेक्शन 59(4) ऑफ आर्मी एक्ट, तो इन उन दोनों सेक्शंस को जरूर बहाल कर देंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल ये बेंच के लिए अलाउ करना आसान होगा, और अगर तो इस बेंच ने कानून के मुताबिक फैसला करना है। अगर हिदायत कहीं और से आई है तो फिर आपको और मुझे कोई उम्मीद ना रखनी चाहिए, ना दिलानी चाहिए। मैं समझता हूँ मरियम, ये विन विन दोनों फ्रीकैन के लिए ये सिचुएशन है। एक तो 1.5 साल से वो फौजी तहवील में है, बिल्कुल, और दूसरा अगर ये उसको वो फैसला बहाल रखते हैं जस्टिस इजाजुल हसन वाला, और उनके शिकू को भी बहाल कर देते, तो इनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। और सिविलियन का फौजी, दुनिया के किसी मुल्क में सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं होता। ये पाकिस्तान में ही ऐसी बातें आर्टिकल 8 वाले पे देखें, गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस जमाल मंदूकी ने टफ क्वेश्चन किए, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने टफ क्वेश्चंस किए। तो जजेस के सवालात का जवाब सीधी सी बात है कि शाहद राजा साहब ना इससे पहले अटॉर्नी जनरल के पास मरकजी मुकदमे में था, ना ही अब इनके पास है, सिवाय इसको कहने के कि भाई तौहीन होगी, फलां होगी। तो आपने तौहीन को साबित भी करना है, आपने उन सब चीज़ों को मटीरियलिस्टिकली अदालत के सामने रखना है। तो अदालत ने तो आपके इन्फ्लुएंसेस या जज्बात को देख के फैसला नहीं करना, अपने सामने हकाइक को देख कर फैसला करना है। तो अब देखना है कि अदालत क्या फैसला करती है। लीगली तो ये होना चाहिए कि आप भले आर्मी एक्ट के शिक्के बहाल कर दे, लेकिन सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलादम करा दे। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। नाज़रीन, मरियम नवाज के सामने मैंने जो सवाल रखे, इन्होंने उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया। आपको भी तसल्ली हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे और मरियम नवाज को, मरियम नवाज और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।